हेलो बच्चों, आज हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा दिनों से गैप था तो उसको हम फिलफिल करेंगे और इस चीज को हम आगे देखेंगे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स में और क्या इंटरेस्टिंग इसको बनाया जा सकता है। और बहुत बच्चों का एक कंप्लेन रहता है, मैं कंप्लेन ही इसको कहूंगा, जो कि डी फार्म बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो हमेशा कहते हैं कि सर इंग्लिश में लिखा रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारे वर्ड जो है इंग्लिश में है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। बहुत सारे जो है मैसेज जो आते रहते हैं। तो बच्चों इसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत दिनों से मैं आइडिया बना रहा था कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे जो है इसको आराम से पढ़ लें, उनको अच्छे से पहले समझ में आ जाए, उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। यदि बच्चों आप इंग्लिश में पढ़े जा रहे हो और आप वो चीज समझ नहीं आ रहा है तो क्या उस चीज की वैल्यू होगी? ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत सारे नोट्स को जो है पढ़ने के बाद जो ऐसा एक नोट्स बना रहा हूं जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको एक एक पॉइंट जो है समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप जो ढूंढते रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मयंक बरनवाल और आइए आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में फार्माकोथेरेपेटिक्स के जो है डी फार्म सेकेंड ईयर का ही। ठीक है, इसमें एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे और इससे पहले के सारे जो वीडियो हैं मैं उसके ऊपर बना चुका हूं, जो कि आपको इंग्लिश में, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन नोट्स मिल जाएगा, जो कि वहां पे बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं पहले एपिलेप्सी के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर मैंने हिंदी में शुद्ध राइटिंग में लिखी हुई है, जो कि एक बहुत ही आसान भाषा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एपिलेप्सी को समझने के पहले जो है सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है, ठीक है, फिर कन्वुल्जन क्या होता है, ये तीन तीन वर्ड जो है आते रहते हैं और हमेशा वाइवा में भी पूछ ली जाते हैं कि भैया ये सब है क्या, ये सब चीजें हैं क्या। एपिलेप्सी बोल रहे हो, कभी सीजर बोल रहे हो, कभी कन्वुल्जन बोल रहे हो, क्या तुम बोलना चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो? तो देखो बच्चों, सबसे आसान भाषा है इसको समझने के लिए, जो कि देखो सबसे पहले को, जब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको पहली बार जो है किसी तरह का कोई झटका आया, ठीक है, झटके आ रहे हैं, ठीक है, कपकपी जैसी आ रही है, मुंह में गाज निकल रहे हैं, अपने आंख को ऊपर कर ले रहा है, ठीक है, तो उसको पहली बार में हम नहीं कह सकते हैं कि इसको सीजर है, उसके लाइफ में पहली बार आया तो। ठीक है, ये गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। ठीक है, उसमें जो है हम उसको डिसाइड करते हैं कि उसके सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में आया है कि नहीं आया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि इसको सीजर है, इसको इपिलेप्सी है। ठीक है, मतलब कि उसको इपिलेप्सी आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि देखो एक बात और हमें याद रखने की जरूरत है कि देखो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है, बहुत सारे कंडीशन है जिसमें कि सीजर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सारी कंडीशन हम एपिलेप्सी घोषित थोड़ा कर सकते हैं कि भाई देखो इसको एपिलेप्सी हो गया। ठीक है, अब किसी को हाइपोकैलेमिया हो गया, किसी का सर्जरी हुआ है उसमें एपिलेप्सी सीजर आ सकता है। ठीक है, तो उसमें एपिलेप्सी को नहीं बोल सकते कि ये एपिलेप्सी है। ठीक है, तो ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ लिख रहा है, देखो सीजर जो होता है ना, ब्रेन में अचानक होने वाली बिजली की तूफान की तरह होती है। ठीक है, बिजली की तूफान समझते हो, बिजली की तूफान जैसे आती है, खूब तेज झटके आते हैं। बच्चों तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा न्यूरॉन्स के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तुमने एचएपी में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये क्या होती है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें। तो इसमें न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा होगा बच्चा कि न्यूरॉन्स होते क्या है, पूरे बॉडी में जो होती है, वो न्यूरॉन्स का जो होता है एक नेटवर्क है हमारी बॉडी में, जो कि इंपल्स को ले जाने का काम करती है। ठीक है, एक ऐसे होता है और एक होता है प्री सिनेप्टिक होता है, पोस्ट सिनेप्टिक होता है। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से जो होता है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, यहाँ पे अटैच होता है, और इंपल्स का कंडक्शन जो होता है पूरे बॉडी में होता रहता है। आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक्साइटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, इन्वेटिव न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वही चीज यहाँ पर आ रही है, वहीं पर है कि यदि एक्साइटिंग न्यूरॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल जो बिहेवियर होना चाहिए उससे एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला, अचानक आने वाला एक बिजली का तूफान जैसा होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है और इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखो ब्रेन के जो मैसेंजर कैरियर होते हैं, ठीक है, जो कि हमने बताया कि जो मैसेंजर कैरियर होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो मिस फायर होने लगते हैं, हो जाते हैं।
जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान जैसी बॉडी हो जाती है, बॉडी इन द सेंस मतलब कि अनबिहेवियर, ठीक है, जिसमें कि जो है मान लो कि एक सागर है, वो जो है नॉर्मल बह रहा है, ठीक है, अब वो सागर बह रहा है, उसमें अचानक क्या हो, स्टॉर्म आ जाए, ठीक है, तूफान आ जाए, तो सागर का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, अलग हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बॉडी है, बॉडी एक नॉर्मल फेज में है, यदि उसमें कुछ ऐसी क्या नाम है, में बिहेवियर में चेंजिंग हो जाए, बहुत सारे जो है अनबिहेवियर कंडीशन शो करने लगे, तो वहां पर एपिलेप्सी की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सीजर की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज जो होती है ना, न्यूरॉन्स के सामान्य संतुलन को बिगाड़ती है, ठीक है। अब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मान लो कोई का कोई बहुत लंबी लंबी बीमारी से गुजरा हो, ठीक है, मेडिसिन के कारण हो सकता है, ठीक है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन हो सकती है, सर्जरी के कारण हो सकता है, बहुत जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे कारण जो है सीजर ला सकते हैं। तो इसमें कोई चीज डाउट होनी नहीं चाहिए, सब आगे तुम पढ़ोगे एक एक करके, यहाँ पे मैं एक एक करके जो है लाइन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो है दौरे पड़ते हैं, क्या होता है, दौरे आते हैं, सीजर आता है, जिसको हम लोग दौरे कहते हैं दौरा पड़ा है का हो, हाँ, तो इसमें सीजर पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा समय के लिए बदलाव आ जाता है, इसमें मस्तिष्क के जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, बिगड़ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने की जरूरत होती है। अब देखो, इपिलेप्सी क्या होती है, इपिलेप्सी एक स्थायी समस्या है, मल्टीपल यदि सीजर उसको व्यक्ति को आ रहे हैं, ठीक है, दौरे आ रहे हैं, तो उसके बाद जो एक उसको हम डिसाइड करेंगे कि इसको एपिलेप्सी है, तो ये एक स्थायी समस्या है जो कि सही जल्दी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ टाइम दवा आपको खानी पड़ सकती है, ठीक है, जिसमें स्टॉर्म बार बार आते हैं, सीजर बार बार आते हैं, एपिलेप्सी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें सीजर बार बार दौरे बार बार आते हैं, ठीक है। और भी चीज पता चलेगी, एपिलेप्सी में जो होती है, मिर्गी में जो होती है, जो पीड़ित जो होते हैं उसमें स्टोम आते हैं, ठीक है, झटके आते हैं उसको, ठीक है, उसमें देखो क्या एपिलेप्सी में क्या होता है ना कि देखो झटके आ भी सकते हैं और झटके नहीं भी आ सकते हैं। तो एक हमने बताया कंडीशन जिसमें कि सीजर के दौरे पड़ रहे हैं, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है झटके नहीं आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको डिसाइड करोगे कि इसको सीजर नहीं, जो झटके नहीं आ रहे हैं, कुछ और ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसको एपिलेप्सी नहीं है, ठीक है, एपिलेप्सी हो भी सकती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर समझना, कन्वल्सन जो होती है मस्तिष्क की जो होती है गड़बड़ी के कारण होती है, जिसमें बॉडी जो है अनियंत्रित रूप से हिलने जैसा होता है, ठीक है, इसे कन्वल्सन भी कहते हैं, बहुत लोग जो होते हैं कहते हैं भाई इसको कन्वल्सन हो रहा है क्या, ठीक है। तो इसी तरह की होती है, जो कि आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस कंडीशन में जो होती है कि शरीर की जो गड़बड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, शरीर जो होती है अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है, इसको नॉर्मल इसको कन्वुल्सन भी बोल देते हैं, ठीक है। इपिलेप्सी जो होती है ना, आपका जो होती है कन्वुल्सन से लिंक होती है, पर क्या होता है कि कभी कभी लोग जो है मिर्गी के बारे में बात करते हैं, इपिलेप्सी के बारे में बात करते हैं कि कन्वुल्सन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि कहते हैं कि भाई देखो इसको कन्वुल्सन आ रहा है क्या, ठीक है, अब सुने होंगे ये बाय द प्रोफेशनली, तो इसको बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है, पर इसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ना झटके आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो इसका कोई भी ज्यादा लिंक नहीं कर सकते कि भाई ये कन्वुल्सन है, ठीक है। पर एपिलेप्सी की कंडीशन क्या मैंने बोला आपको, एपिलेप्सी में क्या होता है कि दौरे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि इसको फाइनल डिसीजन जो है डायग्नोसिस के बाद ही पता चलती है कि एपिलेप्सी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है दवा चलाई जाती है। मेरी बात समझने का थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, पर इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या हुआ कि सीजर से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको एपिलेप्सी है, ठीक है, बार बार यदि इसको एपिलेप्सी आ रही है, उसके सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई देखो इसको एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये वाला एपिलेप्सी इसको है, टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी है, अब्सेंस एपिलेप्सी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ बोला है, इसलिए कभी कभी लोग जो है मिर्गी के बारे में बात करते हैं कि कन्वल्सन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि मिर्गी को सभी मामलों में जो है कन्वुल्सन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें अब्सेंट सीजर आता है, ठीक है, जिसमें सीजर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि सीजर है ही नहीं, उनको दौरे आ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि इनको कन्वुल्सन आया, झट दौरे आ रहे हैं इसको, ठीक है। इस चीज का भी याद रखिएगा, ठीक है, कि एथेन उसकी बॉडी में आया नहीं आया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि एपिलेप्सी बहुत अलग कंडीशन है। कोई पूछ दे आपसे कि भैया देखो सीजर एपिलेप्सी में अंतर बताओ, तो आप कैसे बताओगे, कन्वुल्सन बताओ, तो कन्वुल्सन बताओगे उसकी बॉडी में एटर्न आता है, और सीजर बताओगे सीजर में सर दौरे पड़ते हैं। पर क्या कहते हैं एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी में जो होते हैं दौरे पड़ भी सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते हैं, जो नहीं पड़ते हैं उसको अब्सेंट सीजर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशन याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो इतना याद हो गया होगा आपको,
आई होप ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते सीजर, एपिलेप्सी, ये सब चीजें, ठीक है, आप याद हो जाएगा। देखो याद रखना कि सेक मिर्गी के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। सभी जो सेक होते हैं, कंवल्सन जो होते हैं, मान लो कि बहुत लोगों को कंवल्सन आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो ये क्या है, मिर्गी के कारण होते हैं, नहीं हो सकता है। जैसे मान लो किसी को बिजली के झटके लग रहे हैं, अब उस समय कहो कि उनको कन्वल्सन हो रहा है, ठीक है, क्या नाम है, सीजर आ रहा है, तो ये गलत चीज है। उसको ये आइडेंटिफाई करो कि बिजली के तार तो नहीं पकड़ा हुआ है, हाँ, और वहां पर जो है उसको दौरे तो नहीं लग रहे हैं उससे, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस चीज को इसीलिए यहाँ पे बताया गया, जैसे कि मान लो कोई कुत्ता भौंक रहा हो, ठीक है, और फोन की रिंग बज रही हो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते के नेचर है, रिंग की घंटी बज रही है उसका अपना नेचर है, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। उसी तरह से हम यहाँ पे बिजली के झटके और एपिलेप्सी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत लोग जो है गांव देहात में जो है उल्टा समझ जाते हैं और उसमें जो है एक ही चीज को बताते हैं। बहुत बारी जो है मैंने भी पेशेंट को आईपीडी में देखा है कि वो एक ही चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत लोग को जो बिजली के झटके लग जाते हैं पर उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि बिजली के झटके में क्या होता है, एक बार सटा लेता है तो उसमें हिलता रहता है बॉडी, और वो अचानक जो है पूरी उसकी खून चूस लेता है। आदमी इसमें ठीक से कभी कभी बोल भी नहीं पाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अंत में जो है दौरे को दो समूह में विभाजित किया गया है, एक होता है मिर्गी के कारण और एक होता है मिर्गी के कारण, और दूसरा जो है मिर्गी से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। दोनों याद रखना, अभी मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मिर्गी में अक्सर नहीं जानते हैं कि तूफान किस कारण होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और हम लोग आगे इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया छोटा सा, जिसका आप समझ सकते हो, मिर्गी और के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में बताया गया है। इसको आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने इसको समझाने के लिए पढ़ लेता हूँ एक बार। थिंक योर ब्रेन जो है आपका एक बिग ग्रुप ऑफ द फ्रेंड है, ठीक है, मतलब कि ये एक ब्रेन है, ब्रेन में सारे चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक अप है, ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं। कभी कभी बहुत उत्तेजना ब्रेन में हो जाती है, बहुत तेज आवाज में बात करने लगते हैं जिसमें, ठीक है, एक सारी चीजें हैं, जो एक एग्जाम्पल थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने बुक में पाया था इसको, तो मैंने यहाँ पे सोचा लिख दूं आपको समझने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, इपिलेप्सी नॉन नॉन इपिलेप्टिक सीजर क्या होते हैं। देखो पहला इपिलेप्टिक सीजर, इपिलेप्टिक सीजर में क्या होता है, द सीजर हैपन विदाउट द ओबियस कॉज, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है पर ये झटके आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल टर्म दे अकर सडनली, और ये अचानक होता है, डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाई, क्यों हो रहा है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत तेज जो बॉडी में तूफान उठता है, एठन बॉडी में आता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे कॉमन होती है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है, जिसको जीटीसीएस के नाम से जानते हैं, जीटीसीएस बहुत फेमस होता है, ठीक है। फिर एक नॉन एपिलेप्टिक सीजर होता है, जिसको डिसोसिएटिव सीजर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिस सीजर यू हैव द क्लियर रीजन ऑफ द हैपन, क्यों हो रहा है इसका हमको क्लियर पता है। इन द अदर वर्ड वी कैन पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक कॉज ऑफ देम, हमको पता है ये सारी चीजें होती हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया के कॉज हो सकता है, बस जिसको ब्लड शुगर लेवल कम हो गया हो, ठीक है, सर्टेन केमिकल के कारण हो सकता है, ठीक है। फिर अल्कोहल विड्रॉ जो किया उसको सीजर ये आ सकता है, ठीक है। और सीजर ट्रिगर इज गेटिंग दो इलेक्ट्रिक शॉक, इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। जिसको जो है मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जो है ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ गया हो, ठीक है, उसके बाद जो है उसको 3 4 5 6 दिन बाद या 1 महीने बाद जो उसको सीजर आ रहा हो, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। वहां कंडीशन अलग थी जो मैंने पहले पढ़ाया था, यहाँ कंडीशन अलग है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सीजर जो है जनरलाइज और फोकल, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे पहले जनरलाइज और फोकल का मतलब क्या है। देखो जनरलाइज मतलब होता है पूरा ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व है, और फोकल मतलब होता है पार्शियल, एक पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, यहाँ समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसलिए फिगर बनाया गया, जनरलाइज मतलब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होगा, और फोकल मतलब कुछ पार्ट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ देख लो, सीजर को बागया पार्शियल मतलब कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व इसके होंगे, इसमें सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, पार्शियल विद सेकेंडरी जनरलाइज सीजर, और जनरलाइज सीजर में आ जाएगा अब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। 4 इसके पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं, याद कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी मैं आपको बता दिया हूं कि आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये जरूर, यदि एपिलेप्सी आता है तो जरूर पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे याद होने चाहिए, क्या क्या पार्ट है। पहला पार्शियल और जनरलाइज, पार्शियल में जो है 3 पार्ट हमने पढ़ा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और पार्शियल विथ सेकेंडरली जनरलाइज सीजर। और जनरलाइज सीजर में क्या पढ़ा, अब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। उनके सेकंड नाम भी होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, ठीक है, जिसको मैं आगे जो है जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उसको सारी चीजें एक एक करके सीजर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो बच्चों ये रहा वो सारी चीजें जो इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको उतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़िए अभी। ठीक है, और इसको रिवीजन करिए। जो जो मैंने एक चीज पॉइंट पढ़ाई है यहाँ पे, जो जो एक्सप्लेन किया है मैंने कि सीजर और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस होता है, उसके एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाया। ये जो है एग्जांपल आप है देख सकते हैं एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि नॉर्मली है। और यहाँ पे फिर एपिलेप्टिक और नॉन एपिलेप्टिक सीजर के बारे में हमने सिंप्लीफाइड किया। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के बारे में बताया और सीजर के बारे में यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज आप पढ़िएगा, इकट्ठे वीडियो मत पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िए। बहुत समय अभी आपके पास, एक एक चीज आप समझ में आ जाए। उसके बाद जो है आप आराम से इसको याद कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको और इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिए कि उसको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।